कि जो गिरमिटिया मजदूर जो आज से कई सौ साल पहले बिहार गुजरात से जब गए थे, उनके बच्चे, उनकी नस्लें 10वीं पीढ़ी होगी। उसमें एक किस्सा है कि सुभाष चंद्र बोस जब आईएमए के लिए पैसा इकट्ठा कर रहे थे इंडियन नेशनल आर्मी के लिए, तो जगह जगह गांव में लोग जा रहे थे, तो उसमें एक किस्सा बताया गया है कि एक गड़रिया था जो गांव को चलाता था। तो वो सुभाष चंद्र बोस के पास पहुंचा और ये कहता है उनसे कि मेरे पास गाय है, आप मेरी गाय ले लीजिए, मैं आपके सैनिकों को इस गांव का दूध पिलाऊंगा, यही मैं कर सकता हूं। जिन लोगों ने भारत के किस्से दादा और दादी से सुने थे, भारत देखा तक नहीं था, उनका कमिटमेंट भारत के लिए ये था। आप उम्मीद कर रहे हैं कि इस वक्त के इंशाअल्लाह भारत तेरे टुकड़े होंगे, वो राष्ट्रवाद सीखेंगे। ये राष्ट्रवाद जानेंगे क्या है? राष्ट्रवाद वो था। उसी में एक लिखा हुआ है, एक बुजुर्ग महिला आई थी, सुभाष चंद्र बोस को तोला जा रहा था, वो विधवा महिला थी, कोई बहुत बूढ़ी महिला थी, उसका जवान बेटा मर चुका था। वो महिला गई, उस बेटे का फ्रेम लाई और वहीं पे फ्रेम को तोड़ा और वो फ्रेम सोने का बना हुआ था, वो पूरा फ्रेम उसने उसकी तराजू में चढ़ा। ये नेशनलिज्म है भाई। वो सारी कहानियां आपको सुभाष चंद्र बोस के उस म्यूजियम में मिल जाएंगी। सारी घटनाएं ब्लैक एंड व्हाइट हैं, किसी आरएसएस और बीजेपी के आदमी ने नहीं बनाया है जिसे ये कह दें कि ये तो अपने हिसाब से बनाता है। ये सिर्फ किस्सा मैं इसलिए सुना रहा हूं आपको, थोड़ी सी मेहनत करनी होगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर आपने चंद लोगों को साथ रख लेना, जो भी है, मैं आपको अपना समझ गया, और सिर्फ कुछ लड़ाई लड़नी होगी, कुछ दिन, बहुत कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। सुभाष चंद्र बोस के साथ साथ वीर सावरकर का भी म्यूजियम बनेगा। अगर इस देश में किसी स्वतंत्रता सेनानी को भारत रत्न देने की परंपरा होती तो मैं कहता था कि सावरकर से ज्यादा कोई एलिजिबल ही नहीं है। इसलिए छोटे मोटे बौने लोगों की चिंता मत कीजिए। ये लोग कुछ ऐसे बौने हैं, अक्सर बड़े लोगों पे पत्थर फेंक के अपना कद बड़ा करना चाहते हैं, वो जाने दीजिए। ये बदलाव का दौर है, आपके सामने बहुत संकट हैं। ये देश सिविल वॉर की तरफ बढ़ रहा है, और इसलिए नहीं बढ़ रहा है कि इसको हम ले जाना चाहते हैं। जिन लोगों को जो सत्ता से चले गए हैं, उनको सत्ता खोने का डर नहीं है, क्योंकि सत्ता तो वो प्रॉक्सी अपने सिस्टम के हिसाब से चला ही रहे, जिसमें जुडिशरी भी शामिल है, जिसमें आपका ह्यूमन राइट कमीशन भी शामिल है। मीडिया। उनकी समस्या दूसरी है कि उनको उम्मीद थी कि 2014 में तो मूर्ख बना के जीत गया होगा, लेकिन इस बार की जीत ने यह बता दिया कि मूर्ख हम नहीं थे, आपने उस पर दोबारा मोहर लगाई। ये डर है कि अगर ये सिलसिला चल गया तो झूठ का पुलिंदा जो 70 साल आपने इतिहासकारों से जो लिखवाया, और आप तो इतने बेशरम लोग हैं भाई कि आप इस देश का पहला एजुकेशन मिनिस्टर, जिसके बारे में सच नहीं बताया जाता कभी, नेहरू क्या साहब, मौलाना आजाद साहब क्या सेकुलर लीडर थे, जिन्ना साहब के खिलाफ, अरे जो जिन्ना साहब के खिलाफ हो गया वो सेकुलर हो गया। ये कौन सा प्रमाण है भाई? हम तो कहते हैं ये मुला जुला आपका खेल था, तुम मुल्क बनाओ, हम यहां रहेंगे, हम 70 साल बनाएंगे, 70 साल के बाद बनाएंगे। उन्होंने एक किताब लिखी, इंडिया विंस फ्रीडम, ओरिएंटल पब्लिकेशन ने वो किताब छापी, लोगों ने पढ़ी, बड़ी अच्छी अच्छी बातें थी उसमें, हमने भी पढ़ ली। इस बीच में एक किस्सा आया कि उनकी वसीयत को खोला जा रहा है, जो उन्होंने कहा था मेरे मरने के 30 साल बाद खोलना भाई। वो इतने डरे हुए थे कांग्रेसियों से, उनको पता था कहीं खुल गई तो कहीं कब्र में से ना निकालने मुझे। तो उसमें लिखा उन्होंने मेरी 30 साल के बाद ये खोलना।
वो मर गए बेचारे, उनकी फिर वसीयत खोली गई सुप्रीम कोर्ट की देख रेख में। तो उस वसीयत में एक डॉक्यूमेंट मिला, उन्होंने कहा कि जब मेरी वसीयत खोली जाए 30 साल के बाद, तो इसमें मैंने कुछ पन्ने रखे हुए हैं जो इंडिया विंस फ्रीडम में सच्चाई कहना चाहता था, वो मैं कह नहीं पा रहा था जिंदा रहते हुए, ये जोड़ देना उसमें। वो 30 पन्ने जोड़ने के बाद इंडिया विंस फ्रीडम की वो किताब भी मार्केट में आ गई, वो भी मेरे पास है। उसे पढ़ लेंगे तो कांग्रेसियों का मुंह काला हो जाएगा। वो कहता है कि नेहरू वाज रॉन्ग, जिन्ना वाज राइट। ये कहने की हिम्मत उस वक्त नहीं थी, क्योंकि भारत के शिक्षा मंत्री थे पहले, और उन्होंने शिक्षा मंत्री होते हुए प्रोफेसर नूरुल हसन और इरफान हबीब जैसे लोगों के बीच में कमेटियां बनाई गई। केंद्रीय विद्यालय की किताब, 7th क्लास की किताब का जिक्र मैं कर रहा हूं, और ये डॉक्यूमेंट अवेलेबल है। 7th क्लास में केंद्रीय विद्यालय में पढ़ाया जाता है कि जो लोग सूरज की पूजा करते हैं वो मूर्ख होते हैं। यह आपके किताब का सिलेबस था। जब मैं इस घटना को सुनता हूं, और पाकिस्तान के कराची में जो उनका किताब पढ़ाई जाती थी, जिसको अब बड़ी मुश्किल से उन्होंने विड्रॉ कर लिया है, पाकिस्तान में हिंदुओं के बारे में क्या पढ़ाया जाता था। वहां ब्राह्मण शब्द को कास्ट के लेवल पे नहीं ट्रीट करते हैं। ब्राह्मण का मतलब होता है इंटेलिजेंट आदमी, हिंदू शब्द नहीं इस्तेमाल करते। उसमें लिखा है, वो यहां लाके भी बहुत लोगों को मैंने दी, कि मैंने कहा देखो हमारा पड़ोसी क्या पढ़ाता है हमारे बारे में। उसमें लिखा है ब्राह्मण चोर होता है, लालची होता है, चापलूस होता है, और फिर एक ब्राह्मण की तस्वीर बनाई, उसकी चोटी यूं खड़ी है, पेट निकला हुआ है, वो खून उसके मुंह से निकल रहा है, हाथ में उसके मीट है। मैंने कहा यार उससे तो दुख इसलिए नहीं होना चाहिए कि उन्होंने बेचारों ने यही देखा है बचपन से, तो उन्होंने ठीक है, लेकिन आप केंद्रीय विद्यालय की किताब को किसने अप्रूव किया था, जो सूरज की पूजा करने वालों को मूर्ख बताया जा रहा था। ये तो आपके बस में थी, वो क्या पढ़ा रहे थे छोड़ दीजिए। हमारे यहां ये शिक्षा नीति आई। तो जो लोग मैकाले को गाली देते हैं, मैकाले को जिम्मेदार ठहराते हैं, मैकाले चला गया था भाई। ये शिक्षा जो आज हम ग्रहण कर रहे हैं, ये तो भारत के आजाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आजाद ने बनाई थी, जो मक्का में पैदा हुए थे और हिंदुस्तान के मंत्री थे। उसमें बताया जा रहा है ना अकबर महान है, उसमें औरंगजेब को महान बताया जा रहा है ना, उसमें पूरे मुगल काल को महान बताया जा रहा है ना, उसमें शिवाजी को कहा जा रहा है पहाड़ी चूहा। तो ये दोष किसका है भाई? लेकिन कमाल है भाई, वो तो चले गए थे 56 में 58 में शायद वो चले गए थे अल्लाह के प्यारे, लेकिन 92 में इस देश की पॉलिटिकल पार्टीज को लगा कि अब हमें थोड़ा कुछ पॉलिटिकल माइलेज लेना चाहिए, तो आपने उनको भारत रत्न दे दिया। तब मुझे कभी कभी लगता है कि कुछ वीरों को अगर नहीं मिला है भारत रत्न, तो कम से कम वो भारत रत्न से ऊपर हैं। लिहाजा बहुत लोगों ने मुझसे कहा कि सावरकर को भारत रत्न मिलना चाहिए। मैं कहता हूं जो ये भारत रत्न की इज्जत इन्होंने बख्शी है, वो न मिले तो ज्यादा अच्छा है। भारत रत्न देने से उनका कद नहीं बढ़ने वाला, उनके कद तक कोई पहुंचने वाला नहीं है। लेकिन मेरी गुजारिश है कि उनके साहित्य को, उनके बारे में आप हमारी मदद करें, क्योंकि हम मराठी नहीं जानते हैं। सावरकर सदन कर रहा है, स्मारक कर रहा है, और मेरी पूरी ख्वाहिश है कि एक तस्वीर है जिसमें एक तरफ सुभाष चंद्र बोस बैठे हुए हैं, दूसरी तरफ सावरकर जी बैठे हुए हैं। उस तस्वीर को मैं मास प्रिंट कराऊंगा, और मैं चाहता हूं कि वो तस्वीर बंगाल में भी लगे और वो तस्वीर आपके महाराष्ट्र में भी लगे। पता चले कि दो बहादुर लोगों के साथ इस देश ने क्या गद्दारी की थी, और ये बहादुर थे इसीलिए एक साथ थे। गांधी जी को किसी ने कह दिया कि वो भारत के पिताजी हैं। अगर इस देश में किसी को भारत का राष्ट्रपिता कहना चाहिए था, भारत का कहना चाहिए था, तो वेद व्यास को कहना चाहिए था। वेद व्यास नहीं, ये 1947 में भारत पैदा हुआ है क्या? तो हमको ये बता दें 1947 में पैदा हुआ, पिताजी भी पैदा हो गए। अब वो पिताजी चले गए, पिताजी ने एक झूठा वादा किया देश से। देखिए मैं उनकी शान में कोई गुस्ताखी नहीं करना चाहता, पूरी इज्जत के साथ कह रहा हूं।
उनकी निजी जिंदगी के बारे में हजारों किताबें लिखी हैं, किसी ने उनकी बेइज्जती की होगी। मैं गांधी जी की कोई बेइज्जती नहीं करना चाहता, लेकिन सवाल पूछने का तो अधिकार है मुझे भाई। नाथूराम गॉडसे ने क्यों मारा? उसने मारा, उसको सजा मिल गई, कानून के हिसाब से सजा दी, वो भागा नहीं। उसने ये तो नहीं कहा कि नहीं नहीं नहीं, नहीं मुझे माफी दे दो। उसको लगता था, उसका कन्विक्शन था। गलत कन्विक्शन हो सकता है, आज हम ये मान सकते हैं, उस पर बहस हो सकती है। उसने मारा, उसने कहा कि मैंने अपना काम कर दिया, गिरफ्तार करके जेल हो गई, फांसी हो गई, वो तो कहीं नहीं उसने अपील की। लेकिन गांधी जी ने कहा था ना कि देश अगर बटा तो मेरी लाश पे बटेगा। आज भी तो हम अपने बहुत सारे नेताओं पे विश्वास करते हैं, ये कहते हो कि मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है। आप मुझे बताइए, जब कोई बड़ा लीडर जिसके आप भक्त हो, जिसकी बात को काट ना सकते हो, जब वो आपसे कोई बात करता है, कोई वादा करता है, तो आप उस पर यकीन क्यों करते हैं? उस पर भरोसा करते हैं ना कि भाई ये करेगा, ये हमको धोखा नहीं देगा। लेकिन पाकिस्तान बट गया, गांधी जी तो जिंदा थे। कोई तस्वीर में बार बार कहता हूं, कोई तस्वीर मुझे बताए कि जिस दिन झंडा खींचा जा रहा था, गांधी जी कहां कोने में रो रहे थे, दुखी हो रहे थे, चुप थे, खुश थे, कहीं तस्वीर नहीं। एक आदमी को गुस्सा आया, उसने मार दिया, वो उसका अपना एक्ट हो सकता है, उस एक्ट की उसको सजा मिली। लेकिन ये भी तो देश को बताओ कि 21 लाख लोग, लड़के लड़कियां इस देश के बहादुर मारे गए, उनका जिम्मेदार कौन है? उसके लिए किसी को सजा मिलेगी कि नहीं मिलेगी? कि 21 लाख लोग जो है, कुछ लोगों की ख्वाहिश की वजह से मर गए कि तुम इधर के प्रधानमंत्री हो जाओ, हम इधर के प्रधानमंत्री हो जा रहे हैं, और आपने एक लाइन खींच दी और लोग मर गए, लाखों करोड़ों लोग बेघर हो गए, उनके बारे में नहीं किसी ने पूछा। तो नाथूराम गॉडसे गांधी जी का हत्यारा था, इसमें तो कोई दूसरी सेकंड बात नहीं है। लेकिन 21 लाख लोगों के हत्यारे कौन थे, उनका नाम भी देश को बताना चाहिए। कौशाम्बी में योगी का दमदार भाषण, कहा जिनके पास नहीं है घर उन्हें देंगे भू माफियाओं से मुक्त करी गई जमीन पर आवास योजना। जनता से बोले सीएम योगी, आप चिंता मत कीजिए, आपकी चिंता मोदी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश चुनाव 2022 के मद्देनजर योगी सरकार के द्वारा ताबड़तोड़ विकास परियोजनाओं का शिलान्यास या उद्घाटन किया जा रहा है। रविवार को कौशाम्बी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विकास परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया, जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए सूबे से माफिया राज को खत्म करने की बात कही। उन्होंने कहा, जिन पेशेवर माफियाओं ने पिछली सरकारों में गरीबों, व्यापारियों, सरकारी संपत्ति को हड़प कर बड़ी बड़ी हवेलियां बनाई थी, आपने देखा होगा प्रदेश सरकार का बुलडोजर जब चला तो ये सभी बड़ी बड़ी हवेलियां नीचे गिरती हुई दिखाई दी। सीएम ने कहा कि आज हम प्रयागराज में एक ऐसे ही माफिया के कब्जे से मुक्त की गई संपत्ति पर गरीबों के लिए नई आवास योजना का शुभारंभ करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा, यह प्रयागराज तक ही सीमित नहीं होगा, प्रदेश के 75 जिले में जिनके पास कोई जमीन नहीं है, उन गरीबों को माफियाओं से मुक्त की गई जमीन पर हम आवास देंगे। आपको बता दें कि सीएम योगी रविवार को प्रयागराज के लूकरगंज में भूमाफिया अतीक अहमद के कब्जे से छुड़ाई गई जमीन पर गरीबों के लिए बनने वाले आवास का शिलान्यास करेंगे। उन्होंने एएनआई से बातचीत की। जनसभा में योगी ने जनता से कहा कि आप चिंता मत कीजिए, आपकी चिंता मोदी जी कर रहे हैं, आप सिर्फ उनकी योजनाओं का लाभ लीजिए। आपने 2017 में आशीर्वाद दिया है और जिला पंचायत में भी भाजपा का प्रत्याशी जिताया है। ऐसे में आप भाजपा के साथ रहिए। 2022 में आप सबके आशीर्वाद से उत्तर प्रदेश के 2022 में सरकार बनने जा रही है। दोस्तों, हम अपने चैनल पर लगातार ऐसी वीडियो लाते हैं जो हिंदुत्व को बढ़ावा देती हैं, जो सच को उजागर करके आपके सामने लाती हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इस जानकारी को प्राप्त कर सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।